सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या मेजर फंक्शन हैं इसके बारे में डिस्कस करा था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मनी सप्लाई ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड और हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी के कौन कौन से फॉर्म हैं एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या है, जिसमें आपका M1 आएगा, M2 आएगा, M3 आएगा और M4 आएगा। तो समझने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली जो आपका मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस होता है, इसमें आपका क्या क्या आता है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड उसके बाद कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन। और हम वहीं बात करते हैं सिलेबस फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो 12th लेवल के लिए जो इकोनॉमिक्स का है मनी एंड बैंकिंग में, उसमें क्या आएगा आपका मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। एग्जांपल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट एंड CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है आपका मनी, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। Anything is money which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time it must act as a measure and a store of value। कुछ भी पैसा है जो आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य है और साथ ही इसे एक माप और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करना चाहिए। Anything is money which is generally acceptable, यानी कि कुछ भी मनी है जो जनरली एक्सेप्ट किया गया है as a medium of exchange and at the same time it must act as a measure and a store of value। The only necessary condition is that it should be universally accepted by people as a medium of exchange। केवल आवश्यक शर्त यह है कि इसे विनिमय के माध्यम के रूप में लोगों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। The only necessary condition is that it should be universally accepted by people as a medium of exchange। एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, धन की परिभाषा। तो क्राउथर, अकॉर्डिंग टू क्राउथर के अनुसार जो मनी की डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। कुछ भी जो आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य है और जो एक ही समय में माप और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। एनीथिंग दैट इज जनरली acceptable as a means of exchange and which at the same time act as a measure and a store of value। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी की। मनी परफॉर्म्स 5 इम्पोर्टेंट फंक्शंस। मुद्रा जो है 5 महत्वपूर्ण कार्य करती है। मनी परफॉर्म्स 5 इम्पोर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट्स जनरली एक्सेप्टेड on the payment of money, purchase of gold, goods and services can be made। goods and services are exchange for money। विनिमय का माध्यम मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, जैसा कि आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। और पैसे के भुगतान पर
वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है, यानी कि पैसे के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। एंड सेकेंड है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज़ ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज between various goods and services purchased by the people. Exchange value of commodity can be expressed in terms of money. For example, we can say that 10 meters of cotton cloth costs 500 rupees. मूल्य का माप पैसा मूल्य का एक सामान्य माप है, इसलिए लोगों द्वारा खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच विनिमय की दर निर्धारित करना संभव है। वस्तु का विनिमय मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 10 मीटर सूती कपड़ा की कीमत 800 रुपये है। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य का भंडारण। पैसा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। मनी बीइंग जनरली एक्सेप्टेबल and its value being more or less stable, it is ideal for use as a store of value, being non-perishable and also comparatively stable in value. The value of other assets can be stored in the form of money. मूल्य का भंडार। पैसा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। धन आमतौर पर स्वीकार्य है और इसका मूल्य कमबेश स्थिर है। यह मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग के लिए आदर्श है। अविनाशी और मूल्य में तुलनात्मक रूप से स्थिर होने के कारण अन्य संपत्तियों का मूल्य धन के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी बीइंग जनरली acceptable and its value being more or less stable, it is ideal for use as a store of value, being non-perishable and also comparatively stable in value. The value of other assets can be stored in the form of money. नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मानक या स्थगित भुगतान। धन का उपयोग इकाई के रूप में भी किया जाता है, जिसके संदर्भ में सभी भविष्य या स्थगित भुगतानों का उल्लेख किया जाता है। धन के मामले में भविष्य के लेन देन किए जा सकते हैं। धन के मामले में भविष्य के लेन देन किए जा सकते हैं। वर्तमान में लिए गए ऋणों को भविष्य में धन के रूप में चुकाया जा सकता है। द स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। मानक या स्थगित भुगतान। मनी इज ऑल्सो यूज्ड एज द यूनिट in terms of which all future or deferred payment are stated. Future transaction can be carried on in terms of money. The loans which are taken at present can be repaid in money in the future. And 5 है आपका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मूल्य का हस्तांतरण। वैल्यू ऑफ any assets can be transferred from one person to another or to any institution or to any place by transferring money. The transfer of money can take place irrespective of places, time and circumstances. मूल्य का हस्तांतरण। किसी भी संपत्ति का मूल्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या किसी संस्थान या किसी भी स्थान पर धन हस्तांतरित करके स्थानांतरित किया जा सकता है। धन का हस्तांतरण स्थान, समय और परिस्थितियों के बावजूद हो सकता है। एंड अगला है आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। द बार्टर सिस्टम इन द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेड विच was prevalent or used many centuries back। वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापार की सबसे पुरानी प्रणाली है जो कई शताब्दियों पहले प्रचलित या उपयोगी की जाती है थी। It refers to the system under which goods or services were exchanged directly with other goods and services, and there was no medium of exchange, which is the case in present time where the medium of exchange is money। यह उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं का अन्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ सीधे आदान प्रदान किया जाता था और
विनिमय का कोई माध्यम नहीं था, जो कि वर्तमान समय में होता है जहाँ विनिमय का माध्यम पैसा है। एन इकोनॉमिक वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक अर्थव्यवस्था जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय होता है, इज कॉल्ड ए बार्टर्स इकोनॉमी और CC economy, where C stands for commodity. And for example, when a farmer gives wheat and gets clothes from the weaver, in return it is known as barter exchange. कपड़ा प्राप्त करता है तो इसे वस्तु विनिमय के रूप में जाना जाता है। एंड सेकेंड है आपका एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ। The first and foremost advantage of barter system is that it's the simplest system of trade which involves no complications. So if you are a wheat seller and you want rice and a rice seller want wheat, then both rice and wheat seller will exchange their product without any hesitates. वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह व्यापार की सबसे सरल प्रणाली है जिसमें कोई जटिलता शामिल नहीं है। इसलिए यदि आप एक गेहूं विक्रेता हैं और आपको चावल चाहिए और चावल विक्रेता को गेहूं चाहिए, तो चावल और गेहूं विक्रेता दोनों बिना किसी परेशानी के अपने उत्पादों का आदान प्रदान करेंगे। एंड सेकेंड है आपका अनदर बेनिफिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम is that since no money is involved, people will produce and consume only what they want, and there is no under or overproduction, and also there is no question of people hoarding the commodity so as to sell them at higher price. वस्तु विनिमय प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि चूँकि कोई पैसा शामिल नहीं है, लोग केवल वही उत्पादन और उपभोग करेंगे जो वे चाहते हैं और कोई कम या अधिक उत्पादन नहीं होता है, और साथ ही लोगों द्वारा वस्तुओं की जमाखोरी करने का कोई सवाल ही नहीं है ताकि उन्हें उच्च कीमत पर बेचा जा सके। एंड अगला है आपका अनदर बेनिफिट ऑफ बार्टर सिस्टम इज दैट प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल trade does not arise, and also there is less possibility of concentration of wealth in the hands of few people. वस्तु विनिमय प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और कुछ लोगों के हाथों में धन के संकेंद्रण की संभावना भी कम होती है। एंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज, इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज की असुविधाएं, समस्याएं। अब पहला है आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स व्हाट वन पर्सन वांट टू सेल एंड बाय मस्ट coincide with what some other person want to buy and sell. Simultaneously, fulfillment of mutual want by buyers and sellers is known as double coincidence of wants. आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो बेचना और खरीदना चाहता है वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खरीदना और बेचना चाहता है। क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा पारस्परिक आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति को आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है। देयर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस इन द वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर इन बार्टर एक्सचेंज। वस्तु विनिमय में क्रेताओं और विक्रेताओं की चाहतों में दोहरे संयोग का अभाव होता है। द प्रोड्यूसर ऑफ जूट में वांट टू चूज इन एक्सचेंज, जूट का उत्पादन अपने जूट के बदले में जूते चाह सकता है, लेकिन उसके लिए जूता बनाने वाला को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो जूट के लिए अपने जूते का आदान प्रदान करने को तैयार हो। द प्रोड्यूसर ऑफ जूट may want to choose in exchange for his jute, but he may find it difficult to get a shoemaker who is also willing to exchange his shoes for jute.
एंड नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य के सामान्य माप का अभाव। इन बार्टर देयर इज नो कॉमन मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू even if a buyer and a seller of each other commodity happen to meet. The problem arises in what proportion the two goods are to be exchanged. Each article must have as many different values as there are other articles for which it is to be exchanged. Example, car is exchanged for horse, cow and buffaloes. उदाहरण, कार घोड़ों, गायों और भैंसों के लिए विनिमय है। उसके बाद अगला है आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, यानी आस्थगित भुगतान के मानक का अभाव। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग, इट इज़ डिफिकल्ट टू इंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट ड्यू टू lack of any satisfactory unit. As a result, future payments are to be started in terms of specific goods or services, but there could be disagreement about the quality of the good, specific type of the good, and a change in the value of the good. And fourth है आपका डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, धन संचय करने में कठिनाई। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स लाइक कैटल, वीट, पोटैटोज एक्सेट्रा। होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ सच गुड्स इन्वॉल्व्स कॉस्टली स्टोरेज एंड डेटोरेशन। लोगों के लिए मवेशियों, गेहूँ, आलू आदि जैसी वस्तुओं के रूप में भविष्य के उपयोग के लिए धन का भंडारण करना मुश्किल होता है। ऐसे सामानों के भंडार को रखने में महंगा भंडारण और गिरावट शामिल है। एंड क्लासिफिकेशन फॉर्म ऑफ मनी, एंड फर्स्ट है आपका कमोडिटी मनी, एंड सेकंड है आपका फिएट मनी, एंड थर्ड है आपका फिड्यूशियरी मनी, एंड उसके बाद फोर्थ है फुल बॉडीज मनी, एंड फिफ्थ है क्रेडिट मनी। समझने का प्रयास करते हैं क्लासिफिकेशन या फॉर्म्स ऑफ मनी। पहला आपका कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लाइकली द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। इट बिल्ड्स ऑन scarce natural resources that act as a medium of exchange, store of value, and a unit of account. Commodity money is closely related to and originates from a barter system where goods and services are directly exchanged for other goods and services. Example of commodity money include gold coins, bets, space, etc. And fiat money gets its value from a government order. That means the government declare fiat money to be legal tender, which require for all people and firms within the country to accept it as a means of repayment. Example of fiat money include coin and bills. And third है आपका fiduciary money. Fiduciary money depends for its value on the confidence, trust that it will be generally accepted as a medium of exchange. प्रत्ययी धन अपने मूल्य के लिए विश्वास पर निर्भर करता है कि इसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। Unlike fiat money, it is not declared legal tender by the government, which means people are not required by law to accept it as a means of पेमेंट। फिएट मनी के विपरीत इसे सरकार द्वारा कानूनी निविदा घोषित नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि लोगों को इसे भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। एंड एग्जाम्पल ऑफ फिड्यूशियरी मनी इंक्लूड चेक, बैंक नोट्स और ड्राफ्ट्स। प्रत्ययी धन के उदाहरण में चेक हो गया, बैंक नोट हो गया, ड्राफ्ट शामिल हैं। उसके बाद फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी एनी यूनिट ऑफ मनी whose face value and intrinsic as a commodity value are equal is known as full body money. Money value equal to commodity value. For example, 1 rupee coin is made of silver and its value as a money was same as its value as a commodity. उदाहरण के लिए 1 रुपये का सिक्का चांदी का बना होता है और मुद्रा के रूप में
इसका मूल्य एक वस्तु के रूप में इसके मूल्य के समान होता है। एंड फिफ्थ है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी whose intrinsic value as a commodity is much lower than its face value. Money value greater than commodity value. आपका क्रेडिट मनी में क्या होता है, मनी वैल्यू ग्रेटर होता है आपका कमोडिटी वैल्यू से। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ RS100 नोट्स इन RS100 बट वी वुड गेट ए मच लोअर वैल्यू इफ वी सेल द नोट एज ए piece of paper, credit cards, bank deposits or other example of credit money. And धन्यवाद। आशा है कि यह जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आने वाली वीडियो में हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के बारे में जानेंगे, जो कि मनी जो है आपका कैसा है, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो है मेजर ऑफ मनी, मनी के कौन कौन से मेजर हैं, आपका रिजर्व मनी हो गया, M1, M2, M3 हो गया, M4। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1 में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद जो है क्रेडिट मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण या धन सृजन किस प्रकार से किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक फंक्शन, क्रेडिट मनी क्रिएशन। धन्यवाद।